अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, लाहौर शहर को सेफ सिटी बनाने के दावे तो गुज़िश्ता कई बरसों से किए जा रहे हैं। आला अफसरान हर दौर में ये वादा करते रहे कि लाहौर को क्राइम से पाक शहर बनाया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि 2020 से अब तक जाजे और वकार उर्फ छोटू डोन गैंग लाहौर के पोश इलाकों में 20 के करीब घरों में डकैती की वारदातें कर चुके हैं। ये 10 रुकनी हाउस रॉबरी गैंग ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर की पुलिस को चकमा देकर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। 6 वर्षों में इस गैंग ने शहरियों को अरबों रुपए से महरूम कर दिया है। अगरचे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कुछ अरसे के लिए शराय जराइम को नीचे लाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर डकैती मज़ामत पर कत्ल और हाउस रॉबरी की वारदातों ने यह साबित कर दिया कि शहर लाहौर में कानून की गिरफ्त कमजोर है। पिछले दिनों लाहौर के डिफेंस ए और डिफेंस बी के इलाकों में बड़ी वारदातें हुई। डिफेंस ए में 19 करोड़ रुपए लूटे गए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर 4 कार सवार डाकू फरार हो गए। इसी गैंग ने डिफेंस बी में 53 लाख रुपए की वारदात भी की और दोनों वारदातों के बाद बड़ी आसानी से लाहौर से निकल गए। ये सब कैसे हुआ और मुतासरा शहरी क्या कहते हैं? आइए सुनते हैं आमिर सईद मुद्दई मुकदमा की जुबान। आज के प्रोग्राम के हवाले से हमने आगाज़ में आपको बताया कि शहर लाहौर में किस तरह से अमन व अमान की सूरत हाल कभी बेहतर होती है और कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्राइम कंट्रोल करने के दावे सीसीडी भी करता है और पुलिस के आला हुकाम भी करते हैं, लेकिन 2026 में लाहौर की सबसे बड़ी हाउस रॉबरी हुई जिसमें 19 करोड़ रुपए से ज़ायद की नकदी, जेवरात और बहुत कीमती सामान जो है वो डाकू ले गए। इसमें बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आते रहे, पुलिस के भी, मुद्दई मुकदमा की जानिब से भी कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आते रहे। आज के प्रोग्राम में हम उन साहब के साथ हैं जिन्होंने वो सब कुछ 19 करोड़ रुपया और 19 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम उन डाकुओं के हवाले की, जिनकी जमा पूंजियाँ ज़िंदगी का असासा कह सकते हैं ये हो सकता है। और वारदात कैसे होती है? वारदात में जो मुलजिम था वो मरकज़ी मुलजिम था एक, वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। क्या वही मुलजिम था? ये भी इसमें तस्दीक करेंगे। फिर उसके बाद इनकी रिकवरी क्या वापस मिल सकेगी? क्योंकि जब भी इस तरह के पुलिस मुकाबले होते हैं तो फिर मुद्दई मुकदमा को उनकी रिकवरी जो है वो नहीं मिलती है। वो चाहे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का केस हो, चाहे वो मुतलका पुलिस का केस हो, ये सब कुछ हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आमिर साहब, एक तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ माली तौर पे कि आपके घर में इस तरह से वो डाकू आए जो पिछले कई बरसों से इस पोश इलाके को उन्होंने जो है वो लूटना शुरू किया था और लूटने के बाद वो पता नहीं कहाँ फरार हो जाते थे और पुलिस उन्हें तलाश नहीं कर पाती थी। सबसे पहले वो वाक़या बताइए, फिर हम उसके आगे भी आपसे बात करेंगे कि आप डाकुओं के, एक डाकू के मरने के बाद क्या हौसला है आपको कि रिकवरी आपकी हो पाएगी? क्या लगता है आपको? पहले वाक़या बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मुझे सब शुक्रिया आपके आने का। देखें, सबसे पहले तो मैं अपने रब का करोड़ शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सब सेफ हैं। और ये सबसे बड़ा मेरे रब का एहसान है कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरे बच्चे, घर में सारे जानी नुकसान कोई नहीं, सब सेफ हैं। तो इससे बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा मैं नहीं कर सकता कि यानी कि इससे बड़ा अल्लाह का कोई करम नहीं हो सकता मेरे पे कि इतने होलनाक सिचुएशन के अंदर मेरी फैमिली सेफ रही। बाकी जहाँ तक सामान की बात है,
देखिए, अक्सर लोग ना मुझसे पूछते हैं कि एक दो ऑफिसर्स ने पूछा कि भैया आपने इतना सारा सामान घर पे क्यों रखा। बड़ा अच्छा सवाल और बड़ा ताज्जुब भी होता है अक्सर इस सवाल पे, लेकिन बात यह है कि ये जो मेरे घर पे सामान पड़ा था ना जी, बेसिकली मेरी मदर मेरे साथ रहती है। इस सामान के अंदर मेरी मदर का, मेरी बहनों का, मेरी भाभी का, मेरी बेगम का, सबका क्युमुलेटेड जेवर था। ऐसे नहीं था कि किसी एक का ये था। और वो भी इसलिए कि आप देखेंगे रमज़ान से पहले शादियों का सीज़न था। हमारे ख़ानदान में जानने वालों में, रिश्तेदारों में बेतहा फंक्शंस थे शादियों के। तो ऑब्वियसली औरतों ने जेवर बैंक से निकाला, ला के रखा। वालदा की तबीयत थोड़ी सी नासाज होगी, उन्होंने कहा कि मैं जाके इसको बैंक में जमा करवा दूंगी। बाद वो नहीं जा सकी किसी वजह से। लेकिन हम लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ आज तक इतने सालों में ऐसा वाक़या नहीं पेश आया। तो आज अब कैसे पॉसिबल है? वह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और हम उसकी रज़ा पे राज़ी हैं कि उसकी तरफ से आजमाइश है, तो हम उसमें पूरा उतनी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमारे लिए बहुत ही वो जो 22 मिनट का टाइम था ना सर, 22 मिनट का जो टाइम था, बस वो एक अलहदा ही ज़िंदगी का तजुर्बा था कि उस ट्रॉमा, मेरे फैमिली बच्चे अभी भी उस ट्रॉमा के अंदर हैं। अभी भी वो कभी कभी सोचते हैं तो उनको डर लगना शुरू हो जाता है। यानी कि वैसी जो नॉर्मलिटी ज़िंदगी गुजर रही थी हंसी खुशी वाली, वो अब थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। जो सबसे बड़ा नुकसान हम समझते हैं कि एक होता है कि बच्चे के जहन में या किसी बड़े के जहन में कि सारी ज़िंदगी का ट्रॉमा रह जाता है। उसके बाद डेफिनेटली मेरी अपनी वॉचेस थी उसके अंदर, उस सामान में। मुझे वॉच कलेक्शन का शौक़ है। मैं दुबई पैदा हुआ, वहीं वहीं पढ़ा और बिज़नेस भी वही किया। लेकिन कमा के सबको पाकिस्तान लेके आए, लीगल तरीके से लेके आए, सारे रिकॉर्ड्स, हर चीज़ हमारे पास। आई एम टैक्स पेयर इन पाकिस्तान एज वेल। कारोबार भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इतना तो आजकल हर घर में होता है। लेकिन आजकल चूँकि प्राइसेस चेंज होगी गोल्ड्स की, वो प्राइसेस इतनी बढ़ गई कि वो लोग ना वो रकम जो है वो समझते हैं कि इतनी बड़ी रकम जो है वो कैसे होगी। तो बस लोगों को ये समझ नहीं आ रही बेसिकली। उस पर वो अक्सर देखते हैं बच्चे बड़े डिसहार्ट होते हैं जब वो लोगों के कमेंट्स देखते हैं सोशल मीडिया के जो इंटरव्यूज़ पे आते हैं। तो वेल, मेरे ख्याल से अल्लाह करे कि अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे। किसी को दुआ करते हैं कि उस टाइम से ना गुजरना पड़े जिस टाइम से मैं हमारे फैमिली को। बिल्कुल। दूसरी बात देखें, मैंने जब ये वाक़या हुआ था, मैं हमारी सिस्टर की तरफ एक सहरी थी गुलबर्ग में, हमने एक रेस्टोरेंट में सहरी की। और सहरी करके हम सब फैमिली, पूरा फैमिली की सहरी थी, सब फैमिली, मेरे भाई, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, सारे हम इकट्ठे होके, और कुछ दोस्त हैं हमारे, तो हम सहरी करके जब हम वापस आ रहे थे, ठीक, तो हम दो गाड़ियों में थे। एक गाड़ी में मेरे भाई और मेरे भतीजा और भतीजियाँ थी। तो मेरे भाई ने एस्कर 11 जाना था, उनको दूसरा घर उधर है, तो वो उधर गए। तो बच्चों ने उनको छोड़ के तो फिर घर आना। अब मैं, मेरी वालदा और मेरी बेगम जो थी, उनको हम लोग पहले घर आ गए। अब हम नॉर्मल रूटीन से हम घर आए और मैं गली में मुड़ा तो मेरी गली खाली थी। ये नहीं था कि गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें कुछ इंसान को नज़र आ जाता है वो। मैंने अपने घर पे हॉर्न दिया है, गार्ड ने गेट खोला है। अब वो गेट बंद कर रहा था तो मैंने उतरते उसको बोला कि यार नहीं यार, तुम व्हील चेयर वालदा की उतार देना, वो डिग्गी में पड़ी ना रह जाए। अच्छा, उसने समझा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उतार दो। ठीक है। तो उसने गेट को वहीं छोड़ा, तो उसने पहले जाके व्हील चेयर को पकड़ा कि वालदा उतरने लगी है तो उनको व्हील चेयर ना चाहिए हो। ठीक। तो इसी असना में पीछे से एक वाइट कलर की गाड़ी आई है, जो मैंने बाद में हमने देखी है वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर। अब मेरे हिसाब से वो गाड़ी गुजर गई, लेकिन वो गाड़ी हमारे गेट के आगे, थोड़ा सा आगे जाके रुकी है। उसमें कुछ बंदे उतरे 4। और अभी मैं गाड़ी से उतर के डिग्गी की तरफ जा रहा हूँ कि इसने व्हील चेयर उतारी है तो मैं देखूँ गाड़ी को न लग जाए। तो एकदम यहाँ पे मेरे सामने क्लशन का वो नाली आ गई है। एक बंदा भाग के मेरी मिसेस के सर पे गन रहती है और एक बंदा मेरी वालदा के पास खड़ा हो गया। अब वो कुछ सेकंड्स तो आपको पहले जज करने में लगता है कि आपके साथ हुआ क्या वाक़या क्या हुआ। तो मैंने उसे पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम, क्या चाहिए? बड़े आराम से, उसने, उसके मुंह में सिगरेट था, उसके हाथ में क्लशन थी। क्या चाहिए? आप डकैत है, सोना दे दो, पैसा दे दो, ये चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी अपनी फैमिली को मैंने कहा कि आप काम कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेंगे।
जैसे जैसे कहते हैं वैसे करते रहे, रजिस्ट हमने नहीं किया क्योंकि रजिस्ट करने में नुकसान हो सकता था। तो हम पहले हमें लॉन्च में उन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए और फिर हमें उन्होंने हमारी घर की लॉबी 4 लोग थे? 4 लोग थे, 2 के पास राइफल थी, क्लैशन AK-47 थी और 2 के पास 9mm पिस्टल थे। ठीक। और जैसे ही हमें लेके आए मुंह भी नहीं लॉबी, ढांपे हुए? 2 ने मुंह ढांपे थे, 2 बिल्कुल ईजी थे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। और उन्हें ये भी पता था कि क्लोज सर्किट फुटेज, वो सीसीटीवी सामने नजर कैमरा, आ रहे हैं, कैमरे लगे और हुए उनको थे। कुछ उन्होंने- लग रहा था कि इनको उनके इल्म में कि पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आ चुका है और लाहौर पुलिस बड़े दावे करती है, लग रहा था उनको? मुझे तो इस चीज़ पे हैरानी है, जो अगली इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि 11 और 12 तारीख की रात को इन्होंने इस्लाम पिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटी के अंदर एक रात में 12 डकैतियाँ की जी। और 12 डकैतियाँ करके वो गाड़ी लाहौर तक पहुंच गई है। तो कोई और जिस डॉक्टर साहब की जो डॉक्टर साहब की गाड़ी थी, पहले उन पे बेचारों पे बड़ी ज्यादती की है उन्होंने, उन पे बड़ा ज़दोकोब किया है और उनको फिर एक जगह पे उन्होंने उतारा और डॉक्टर साहब की गाड़ी लेके आया, जो गाड़ी पे आपके घर आए। जिस गाड़ी पे हमारे घर आए। ठीक। अब एक अजीब सा उस वक्त जो हमारे लिए सिनेरियो था, फिर ऊपर मेरी भाभी रहती हैं, वो नीचे आई, उनको लगा शोर है तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उनमें से एक बंदा उनको बोलता है कि नीचे आए जल्दी से, पुलिस आई। ठीक है, वो परेशान होगी, पुलिस किस लिए आ गई हमारे घर पे। भाभी और मेरा भतीजा एक जो है वो उनके साथ नीचे आया, तो साथ ही उनको बाद में पता चला कि पुलिस नहीं थी, असल में डकैत आया। ठीक। अच्छा, मैं दिल में सोच रहा हूँ या अल्लाह अल्लाह करे कि मेरे जो बाकी बच्चे आने वाले हैं घर पे ना, वो कहीं थोड़ी देर के लिए भाई के पास रुक जाएं। अक्सर होता है ना, बच्चे रुक जाते हैं, बहन के पास रुक जाते हैं, भाई के पास रुक जाते हैं, रुक जाएं, वो घर ना आए, ताकि वो इस हिसाब से ना बोले। अच्छा, फिर मेरी वालदा का सामने बिल्कुल कमरा था, तो कमरा लॉक था। ये किसका कमरा? में कि मेरी वालदा का कमरा। तो उसने भाग के ना उसको तोड़ने की कोशिश की है दरवाजे को, दरवाज़ा उससे नहीं टूटा और फिर वो वापस आया, फिर उसने मुझे मारा। चाबी का ज़दोकोब किया या मारा? ज़दोकोब जिसको कहते हाँ, हैं, एक दो दफ़ा मारा। मेरे भी यहाँ पे ब्रूज है, बट वो दिखाना मैं चाहता नहीं था, इसलिए मैंने फुल स्लीव शर्ट पहनी। तो फिर मैंने वालदा साथ बैठी थी, वालदा के सामने और मिसेस के सामने, तो वो भी पैनिक हो गए। तो मैंने उनको बोला कुछ नहीं होता, रिलैक्स, कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, अल्लाह करम करेंगे, आपने अपने आप को टेंशन नहीं देनी, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग। मैं अपनी वालदा को हौसला दे रहा था उस वक्त, क्योंकि उनकी पैनिक से तबीयत काफ़ी ख़राब होती, मैं ऑलरेडी पेशेंट है, तो उनको सिर्फ ये कर मेरा ये वो ठीक रहें, बाकी चीज़ें अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह ले जाएंगे, अल्लाह वापस दे देंगे, 10 गुना करके वापस दे देंगे, मेरा ईमान है इस चीज़ पे। तो फिर उसने कहा चाबी क्या? मैं क्या चाबी तो ऑलरेडी जो तुमने वालदा का पर्स तुम लोगों के पास है, चाबी तो उसमें। तो उसका बाहर गया अपने दूसरे साथी से, एक साथी उन्होंने पीछे खड़ा किया हुआ था बैकअप के लिए, पर्स लेके आया, वो उसमें से मैं गन रख के तो मेरी वालदा से बोला कि चाबी तो नहीं तो इसको मार देंगे। वालदा ने चाबियाँ निकाल के दे दी, उन्होंने आपसे ताला खोला है, वो अंदर गए हैं, फिर अंदर एक दराज था, उसको उन्होंने ताला खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुला, फिर उसकी चाबी लेने आए, फिर उन्होंने यहाँ पे बट मारा मुझे अपने क्लैशन का, तो चाबी उसकी भी चाबी दो। तो मैं क्या, तब मैंने चाबी दे दी उनको। फिर वो उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या चीज़ पड़ी, उन्होंने उठाया और बैग्स में डालते गए, उन्होंने देखा ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर मेरे बच्चों के पासपोर्ट, मेरे बच्चों के आईडी कार्ड्स, मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे कुछ मेरे रियल स्टेट, मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स थे, बड़े सब देखे। उन्होंने बस खाली किया। ठीक। जब फिर वो एक लिफाफा लेके, जिसमें मेरी वॉचेज़ वगैरह, वॉच बॉक्स था उसके अंदर, मेरी 7 घड़ियाँ थी, मुझे वॉच कलेक्शन का शौक है, तो मेरे पास बड़ी एक्सपेंसिव 7 घड़ियाँ थी मेरी, तो वो सारा कुछ लेके चले गए। वो फिर वापस आए और फिर उन्होंने एक जो कैबिनेट हमारी साइड पे थी, जिसमें मेरी बहनों के जेवर पड़े हुए थे, सारी वालदा के पास, कि बहनें पाती थी कि हमारे से गुम हो जाएंगे, अम्मी घुमाएंगी, अम्मी से गुम नहीं होते, हमसे गुम हो जाते हैं। ठीक है। तो होता ही बेटियों को अपनी माँ पे। तो कि वो उस अलमारी पे आए, फिर उन्होंने उधर से दराज, हमने उसके आगे ना एक साइड टेबल रखा हुआ है ताकि वो खुले ना बच्चों से आराम से, तो उन्होंने वो सारा सामान पीछे किया है और वो दरवाज़ा उनसे खुला नहीं, उन्होंने फिर उसको तोड़ा, फिर वो तोड़ के फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने उल्टाई हैं, बस बैग खोलने उल्टाई हैं, बॉक्स खोलने उल्टाई हैं, वो बस
फिर उन्होंने बाकी सारी कोशिश तलाशी लेने की कोशिश की है, फिर उनको कहीं से कुछ और नहीं मिला, तो बस उसके बाद उनमें से एक बंदा उन्होंने हमारे सर पे खड़ा किया था, जो कि वो आप देखिए, आप हमारे भाई हैं, हम मजबूर लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं, हमें बड़ी तकलीफ़ है कि हम ये कर रहे हैं। वो एक बंदा उन्होंने इस तरह का अपने साथ रखा हुआ जो काम डाउन करने के लिए, यानी कि प्रॉपर टीम फ़र्क पड़ा उन्होंने किया था कि एक बंदा ज़दोकोब करने के लिए, एक बंदा बड़ा टीम वर्क के साथ काम डाउन करने के लिए फैमिली को, ताकि शोर ना हो, शोर होगा तो लोग इकट्ठे होंगे। तो उन्होंने फिर मुझे बांधा हुआ था, तो उसके बाद वो निकला, उसने आराम से उसने कहा कि अभी गरीबों में भी तकसीम किया करो, ये तो अल्लाह जानता है, हम जानते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो फिर वो उसने बोला कि अभी किसी को फ़ोन करना हो तो कर देना, ना करना हो तो ना करना। अच्छा, ठीक है जी। वो जैसे ही वो निकले हैं, वैसे ही फ्री हुए हैं, तो हमें ये लगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन चले गए हैं, लेकिन वो समझदार इतने थे कि उन्होंने एक भी मोबाइल फ़ोन नहीं ले गए, साथ नहीं लेके गए? ना साथ नहीं लेके, वो लेकिन छुपा के गए। छुपा? किसी का सोफे के पीछे रख दिया, किसी का लॉन में फेंक दिया, किसी का किसी दूसरे रूम में जाके रख दिया, लेकिन साथ नहीं लेके गए। आमिर साहब, यहाँ तक तो हो गई कि वो चले गए, आपको फ़ोन मिल गए। हाँ, अब यहाँ पे ये बताइएगा, इसी में कुछ 2-3 सवालात हैं। जी। ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि उनको तो बड़े बेखौफ थे और उन्हें किसी चीज़ का डर खौफ नहीं था और ऐसे आए और लूट कर चले गए। बिल्कुल। अब ये बताएं कि कोई अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ लगता था उनका? सर सारे पश्तून थे। ठीक है, कोई भी उनमें से दूसरी लैंग्वेज नहीं बात कर रहे थे। ठीक है, पश्तो में बात कर रहे थे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे बाद में भी पता चला कि अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है सबका। ठीक है। ख़ास तौर पे जो उनका उर्दू बोलते थे, पंजाबी उर्दू बोलते थे, भी आपके वैसे ही बोलते हैं थे जैसे पठान उर्दू बोलते हैं। ठीक है, जो टूटी फूटी उर्दू होती है वैसी उर्दू बोलते हैं। और क्या लगता था कि आपको ये उनके असला पकड़ने से, वेपन पकड़ने दे आर से? वेल ट्रेंड, वेरी वेल ट्रेंड सर। अच्छा, वेरी वेल ट्रेंड। और उनको एक्सपीरियंस्ड लोग जैसे होते थे ना, वैसे थे। आम डकैत इस तरह की हरकतें नहीं करते। उन्होंने जिस तरह काम डाउन करने के लिए एक बंदा रखा होता था, उनको पता था कि आम डकैत शोर डलवा सकता है। ठीक है, इन्होंने शोर नहीं डलवाया। इन्होंने कोशिश ये की है कि फैमिली की चीखें ना निकलें। डराया इतना है कि चुप करके बैठना है। और उन्होंने अपना काम किया है, और 20-25 मिनट में जाने, फिर ये ऊपर गए मेरे भाभी के रूम में, उधर जाके फिर मेरे भतीजे को भी इन्होंने मारा, 2 थप्पड़ मारे थे उसने, वो भी ज्यादती थी। उधर जाके फिर उससे चीज़ें निकलवाई, फिर वो तसल्ली से आराम से आए हैं। और पहले एक बंदा बाहर गया, फिर 2 बंदे बाहर गए, फिर आखिरी जो क्लाशन वाला था वो खड़ा रहा है जब तक उन रेडी नहीं, वो तीसरा है तो निकल गए। बट दे आर वेरी वेल ट्रेंड। ठीक है। आबिर साहब, जो असला था उनके पास? सर असला उनके पास था AK-47 थी, तो मुझे पहचान है असले की, मेरे पास मुझे भी शौक़ रहा है एक ज़माने में असले का। और 9mm उनके पास थे, ये तो कंफर्म है। और लेटेस्ट जो ऑटोमेटिक है वेपन, ऑटोमेटिक वेपन, बड़ा वेपन में गाड़ी में घूमना। सर मैं ना यहाँ पे एक चीज़, लाहौर में, सर लाहौर की तो बात छोड़ दें फ़िलहाल, पहले तो हम एक जगह पे आते हैं जहाँ हम रह रहे हैं। सर हम रह रहे हैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में, DHA। हमें सालों से एक भ्रम ये था कि DHA इज़ वेरी सेफ प्लेस, यानी कि नॉर्मली होता है ना कि वारदातों का पता लगता रहता है। तो अभी हमें जब हमारे साथ हुई है तो हमें पता लग रहा है कि आए दिन, हर दूसरे दिन DHA के अंदर कोई ना कोई वारदात हो रही है। सर हमसे हर महीने सिक्योरिटी के मद में पैसे लिए जाते हैं, हर घर से। ठीक। कहाँ है सिक्योरिटी? ठीक। किस चीज़ के पैसे लेते हैं आप हमसे? अगर आपने, हमारी गलियां सुनसान पड़ी हैं, अंधेरी गलियां हैं, इसके अंदर लाइट्स नहीं हैं। आपके जो अदर आते हैं लोग जो आपके सिक्योरिटी किए हैं, वो आते हैं किसी नुक्कड़ में खड़े होकर गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। गलियों के अंदर कोई है नहीं है। सर कैसे हो सकता है कि मेरे से पहले 4 डकैतियाँ, 3 डकैतियाँ मेरे से पहले, और मेरे घर लूटने के बाद फेस 5 G ब्लॉक में जाके घर लूट रहे हैं, और DHA की सिक्योरिटी को पता नहीं। सारे सेफ सिटी कैमरा, DHA में भी कैमरास लगे हैं, उनके पूरी हर एक चीज़ नोट होती है। किधर है DHA की सिक्योरिटी? मेरा सर करोड़ों रुपए के यहाँ पे प्लॉट्स हैं DHA के अंदर, आधा पाकिस्तान, आधा लाहौर
डीएचए कवर करके बैठा हुआ, तो किधर है सर वो लोग, किधर गई सिक्योरिटी उसकी? इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आराम से एक गाड़ी, सेम गाड़ी, 4 वेपन्स ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ डीएचए की सड़कों पे घूम रही है, और डीएचए को पता ही नहीं, किसी ने उनको रोका नहीं, किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया। उनकी शक्लों पे वहशत नजर आ रही थी सर, उनकी शक्लों में वहशत नजर आ रही थी, वैसे ही रोक के पूछ सकते हैं हाँ। कि आप किधर हैं, कहाँ गाड़ी खड़ी कर। लंबे बाल नहीं थे, कटिंग कुटिंग बिल्कुल थी, तो हाँ, नो कोई लंबे वो। कपड़े कैसे थे? कपड़े साफ नॉर्मल, सलवार कमीज थी। बड़े वेपन, आतिशी असला, सर आतिशी असला AK-47 बट वाली, वो संभालना कोई इतने आसानी से तो नहीं छुप जाती ना। और गाड़ी भी और नॉर्मल। दूसरी बात है, एक गाड़ी में 4 बंदे हैं, 4 घंटे से आपके पास अगर कैमरे पे को बैठा कब हुआ से है, घूम रहे होंगे तो उसको नजर आ रहा होगा कि पहले एक गाड़ी W ब्लॉक जाती है, उधर रुकती है घर के बाहर, फिर एक गाड़ी X ब्लॉक आती है 280, उधर रुकती है घर के बाहर, फिर एक ब्लॉक X107 आती है, उधर रुकती है घर के बाहर, फिर वो गाड़ी G ब्लॉक जाती है फेज 5 के अंदर, उधर घर के बाहर रुकती है। किसी कैमरे में नजर नहीं आया इनको। आई मीन क्या कि किस चीज़ के हमसे यहाँ पे पिछले 10-15 सालों से पैसे ले रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पे, किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? हमने अपनी सिक्योरिटी रखनी है, हर बंदे ने। अच्छा, इनका एक फुटपाथ के ऊपर आपकी गाड़ी लगे, फुटपाथ टूट जाए ना सर, 5 मिनट के अंदर अंदर इनके बंदे आपके पहुँच जाते हैं फुटपाथ के पैसे देने। ठीक, घर के बाहर आप गाड़ी धो रहे हो ना सर, आपको 2 मिनट के अंदर बंदे पहुँच जाएंगे, आप घर के बाहर गाड़ी धो रहे हो, आप पे जुर्माना। और लेकिन जब हमारी ज़रूरत, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वेयर द हेल आर यू? आप किधर हैं भाई? ये एक लाहौर की सबसे पोस्ट सोसाइटी मानी जाती है डीएचए। इनफैक्ट पाकिस्तान की सबसे पोस्ट सोसाइटी मानी जाती है, हर शहर में डीएचए बन गई। सर कोई सिस्टम नहीं है। आप पहले डीएचए होता था एक दौर में सर, हमें याद है, आप बगैर स्टिकर्स की गाड़ियाँ अंदर नहीं आ सकती। हम लोग जाते थे, लोगों को पता होता था, डर एक खौफ होता था लोगों का। अब तो सर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है आमिर साहब, जब यहाँ पे आते हैं डाकू लुटेरे, तो इससे पहले भी वो सुना 1-2 घर में जाते हैं? बिल्कुल। वो क्या था तफसील? सर वो W ब्लॉक के अंदर भी उन्होंने कुछ लोग कहते हैं अटैम्प्ट की है, लेकिन अटैम्प्ट नहीं थी, उनके घर से उनसे मौलवी साहब थे, वो भी इस तरह घर के अंदर दरवाज़ा खोल के जा रहे थे, तो उनको उन्होंने पकड़ा है और उनकी जेब से 10,000 निकला है। उन्होंने कहा जी बाकी घर मेरा तुम्हारे सामने, मेरा सब कुछ बैंक में पड़ा हुआ, ठीक ले लो। उन्होंने 10,000 मौलवी से लिया, उनसे वो 10,000 भी नहीं छोड़ा, वो भी चले गए। उसके बाद X ब्लॉक के अंदर 200 की लाइन के अंदर कोई घर है, उसके ऊपर इन्होंने अटैम्प्ट किया, और घरों के अंदर भी टापे हैं। वहाँ पे कुत्ता था, तो कुत्ते के शोर की वजह से भाग गया। इनका तरीके वारदात ये हमेशा से होता है सर कि ये रमज़ान के वक्त आते हैं, ख़ास तौर पे सहरी के टाइम पे, एंड जब हो रहा होता है, क्योंकि हर जो बड़ा शहर है ना, आजकल हमारे ट्रेंड चल गया है कि लोग सहरी करने बाहर जाते हैं। पहले नहीं होता था, अब ये ट्रेंड है कि लोग सहरियाँ करने बाहर जाते हैं। आते हैं तो गेट खुलेगा तो गाड़ी अंदर जाएगी, ठीक है जी। कुछ लोगों ने गार्ड रखे हुए हैं, कुछ तो वैसे ही घर वाले गेट खोलते हैं, जिस तरह G ब्लॉक में हुआ। अब ये लोग क्या करते हैं कि कोई मस्जिद में जाने के लिए घर से बाहर निकले, उसको गन पॉइंट पे ले लिया, जिस तरह G ब्लॉक के अंदर ऐसे ही किया। वो मस्जिद के जाने के लिए निकले, उनको गन पॉइंट पे लेके उनके घर ले गए, ठीक, उधर जाके उनके घर लूट लिया। अब इसी तरह ही ये लोग करते थे, जिस तरह हमारा अभी हम घर एंटर हुए, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ था, हमको मौका मिल गया एंटर आ गए। ये रैंडम इस तरह पूरी जगह पे फिर के डकैतियाँ करते, और सहरी के टाइम पे ख़ास तौर पे इनका ये 3-4 साल से पैटर्न ही है। ठीक है। नाज़रीन, किस तरह से डिफेंस ए पुलिस स्टेशन की हदूद में ये बड़ी वारदात हुई, ये आपको हमने मुद्दई की जुबानी तफसील से सुनवाया। वारदात के चंद रोज बाद गज्जू मता के इलाके में एक पुलिस मुकाबले की इत्तला मसूल हुई। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया कि डिफेंस ए में होने वाली हाउस रॉबरी करने वाला मरकजी मुलजिम पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में हलाक हुआ, जबकि बाकी मुलजमान फरार हो गए। लेकिन सवाल यह है कि जिस खानदान के घर से 19 करोड़ रुपए से जायद की रकम लूटी गई, क्या वो रकम उन्हें वापस मिल पाएगी? पुलिस के पास इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं, और अगर है तो वो सिर्फ तसल्लियाँ। इसलिए मुकदमे का मुद्दई हुकूमत से पंजाब से अपील करता है कि उसके घर से लूटा जाने वाला माल
वापस दिलाया जाए। आइए सुनते हैं आमिर सईद मुदई की जुबानी। अब जो मुबैना पुलिस मुकाबला होता है या असली पुलिस मुकाबला होता है, उसके बाद कहानी क्या है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस, जहाँ पे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और तमाम विंग जो है वो मुतहरिक होने चाहिए कि एक शख्स जो इस डाके में लुटेरा है, डाकू है, उसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है। अब उसके बाद रिकवरी 19 करोड़ से ज़ायद की रकम रिकवरी हुई होगी, ये इनसे जानते हैं। आमिर साहब, 19 करोड़ मैंने आपकी FIR पढ़ी थी, 19 करोड़ कुछ लाख कुछ हज़ार, आपने उसमें कितनी एग्जैक्ट रकम है? 19 करोड़ 1,34,000। 34,000, ठीक है। डाकू, बहुत इल्ज़ाम आते रहे कि मुजाहिद शेख ने भी खबर चलाई तो उसमें कह दिया कि मुदई जो है वो शनाख्त नहीं कर रहा। असल हक़ाइक़ क्या है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा, मैं एक चीज़, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ सही होगी ना तो उसको सही कहना बहुत ज़रूरी है। मैं जो इस वाक़े के बाद अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का रिस्पॉन्ड देखा, दैट वाज एक्सीलेंट। मैं उस पर मुझे कोई, अब नेक्स्ट डे जो मुझे पता चला कि जी मुझे बल्कि इन्फोर्समेंट एजेंसी से पता लगा, सर उन्होंने मेरे वेरी नेक्स्ट डे मेरे पास मिस बरर आई थी, उन्होंने मुझसे शनाख्त करवाई कि क्या यही लोग थे। मैंने उनको बुलाया, जी बिल्कुल यही 4 बंदे हैं, और बिल्कुल यही थे और थे भी वही लोग। तो उन्होंने कहा सर ठीक है। इट वाज अ वेरी स्विफ्ट रिस्पॉन्ड, जो नॉर्मली हम पाकिस्तान में लोग पुलिस से एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, ठीक, नो डाउट। और वेरी नेक्स्ट डे वो इंटरसेप्ट होते हैं, हमें पता चलता है कि वो पहले पता चलता है वो लाहौर से बाहर निकल गए हैं, फिर हमें पता चलता है कि गजुमाता में कहीं पे कोई पुलिस मुकाबला हुआ है। अब ये चीज़ तो खैर मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर एक बंदों ने को हमारी तरफ से भी 3-4 और घरों को लूट के वो लाहौर वापस क्यों आ गए? हाँ, इतनी जल्दी वापस आ गए और उसी गाड़ी में, ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आई। हाँ, लेकिन जो बंदा इन्होंने क्रॉस फायरिंग में जो बंदा जो मारा गया है, जो मरा है, था वो, क्या नाम था उसका? नाम मुझे तो नहीं, मैंने तो न्यूज़ में सुना है कि उसको जाज़े खान का नाम सुना है मैंने, न्यूज़ ज़ारे खान या राज़े खान, जाज़े या ज़ारे या कुछ भी है, लेकिन जो उसके फीचर वगैरह वो सारे वो हमने देखे हैं। डेड बॉडी देखी आपने? नहीं, डेड बॉडी तो नहीं देखी खैर मैंने अभी तक। मुझे आपने शनाख्त कैसे की? मुझे पिक्चर पे शनाख्त करवाई गई थी। डेड बॉडी की पिक्चर? हाँ, डेड बॉडी की पिक्चर। ठीक, देखते तो ज़्यादा आसानी नहीं थी, पर वो उसके लिए बुलाया नहीं गया अभी, मैं शायद प्रोसीजर नहीं था, बट आई डोंट नो क्या सिचुएशन थी उसकी। ठीक, और बाकी तस्वीर कौन सी दिखाएंगी आप? बाकी तस्वीर भी मुझे कहीं डिफरेंट जगहों की कैमरास की दिखाई गई थी, और वो वही बंदे थे। वही बंदे थे। चलें, ये तो तय हो गया कि जो आइडेंटिफिकेशन जो थी ना वो बड़ी स्विफ्ट हो गई, वो क्योंकि मेरे घर में CCTV लगे हुए हैं और मेरे घर की बड़ी क्लियर पिक्चर्स थी, ठीक, जो मेरे घर पे थे, और उसी तरह जो इनके पास तस्वीरें थी उसमें उनके फेसेस बड़े क्लियर थे, वो भी इस तरह किसी CCTV की ही पिक्चर्स थी। आपका दिमाग ये तस्लीम नहीं करता कि उसी गाड़ी में वो लाहौर क्यों आ गए दोबारा? देखिए, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि समझ नहीं आता। 19 करोड़ ले जाने के बाद अगले रोज़ वो वापस कैसे आ गए? वापस आ गए शायद उनको, मैंने सवाल किया है ये। अच्छा, मुझे ये पता चला कि इनका पैटर्न है, इस्लामाबाद में भी ऐसे करते रहे हैं, क्योंकि 6-7 दिन दफ़ा डकैती मारते हैं और फिर ये यहाँ से अफ़गानिस्तान भेज देते हैं, और फिर ये खुद पैदल वहाँ पे अफ़गानिस्तान निकल जाते हैं। अच्छा, जहाँ पे मुकाबला हुआ वहाँ पे गए आप? यकीनन नहीं गए होंगे, आपने डेड बॉडी नहीं देखी।
से बालातर हैं, लेकिन यकीनन इसमें कोई ना कोई हिकमत पुलिस की देखिए जरूर शायद होगी। एग्जैक्टली हम इसी चीज़ पे अभी देखें, एक होता है कि मेरा मानना है कि आपको अपनी ना जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली। सो मैं उन पर ट्रस्ट कर रहा हूँ और मुझे पूरा ट्रस्ट है उन पर। और जिस तरह मुझे फैसल कामरान साहब ने और तौकीर साहब ने और मिस ब्रेरा ने कहा बड़े तसल्ली के साथ कहा कि इंशाल्लाह वो, और मेन फोकस इज़ योर रिकवरी। ठीक है जी, बाकी ये इन लोगों को तो हमने करना होता तो ये तो हम लोग वैसे ही कर जाते, लेकिन हमारा फोकस ये है कि हम आपके रिकवरी की तरफ जाएँ। ठीक। अच्छा आमिर साहब, एक डीएच साहब का मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने कहा कि ये जो डाकू आए अफ़गानिस्तान में, ये कोई शायद हुंडी के ज़रिए पैसे भिजवाते थे या भिजवा चुके हैं, तो अब 3 लोग मुलजिम आपके बाकी हैं जो आपके घर में आए। जी, तो अभी तक आपको क्या लगता है, पुलिस क्या कहती है? एक तो चला गया, ये ना हो कि किसी दिन आपको अचानक ये इत्तला मिले कि 3 ये भी चले गए। सर वो मैंने ना एक वो इत्तला मिली थी दीना के अंदर वाक़या हो गया कि एक उधर भी चला गया। तो मैंने भी एग्जैक्टली उसी टाइम पे ना फ़ोन करके ये बात की थी ऑफिसर्स से कि सर अगर तो ये जाते रहेंगे तो मेरी दादा से इनके मरने पे नहीं है, वो तो इनका अंजाम है ही है, वो किसी जो पीछे करके हैं उनकी बदवाएं भी हैं इनके पीछे। मेरी दादासी तो तब होती है जब सब मेरी रिकवरी होती है। मेरे साथ साथ बाकी लोग कितने बेचारों को अफेक्ट किया हुआ, और कितने आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर इस्लामाबाद में एक दिन में 12 घरों में डकैतियाँ मारी हैं जहाँ से कोई 16-16 करोड़ रुपए भी घर लेके गए हो, तो कितना बड़ा ये स्कैंडल है, कितना बड़ा ये अमाउंट है कि जिसको एक दिनों के अंदर अगर यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है तो सर इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। कैसे, कितना बड़ा नेटवर्क होगा इनका, किस तरह से ये हुंडी के ज़रिए पैसे लेते होंगे, और वो कौन लोग हैं जो इनके हुंडी के ज़रिए पैसे भेज देते हैं अफगानिस्तान में। अब ये तो आ गया, हुंडी तो एक तरफ आ गया। मेरे घर में कैश सिर्फ 15 लाख रुपया था, वो भी हमने ईद की वजह से ला के रखा हुआ था कि मुलाजमों की तनख्वाहें देनी होती हैं, 100 घर के खर्चे होते हैं, मेहमान आने होते हैं, उनकी तैयारी है, आपकी बहनें हैं, भाई, फैमिली वाले। डेफिनेटली। लेकिन जेवर था, बेचा होगा, क्या मकसद किया तो होगा? जेवर था और उसमें डायमंड का जेवर था। मेरी वॉचेस थी, वॉचेस इज़ नॉट ईजी टू सेल मार्केट के अंदर। अब हर बंदा वॉच नहीं लेता क्योंकि वॉचेस के ऊपर पैटर्न नंबर्स लगे होते हैं। कौन लोग होंगे जो इस तरह की चीज़ें ख़रीद लेते हैं विदाउट पैटर्न, और ऐसे लोगों से, और इस तरह की शक्ल वाले लोगों से, तो एक इस तरह के बंदे से अगर 2 करोड़ रुपए की घड़ी निकले तो एक बाशऊर इंसान को थोड़ा शक तो होगा, वो सोचेगा तो सही है इसके पास ये घड़ी कहाँ से आई। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक, ज़ीश और अकल वाले को तो नहीं समझ आएगी कि ये इस तरह का बंदा इस तरह की घड़ी अफोर्ड कर सकता है, ले सकता है। तो डेफिनेटली उसको चेक होना चाहिए। चेक होना चाहिए। क्या ऑफिशियली क्या कहा 19 करोड़? सर अभी तक तो टू बी ऑनेस्ट अभी तक मुझे ऑफिशियली तो मुझे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उम्मीद है और वो लोग भी बड़ा उम्मीद है, और मैं अपनी फोर्सेस पे ना ट्रस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखें, एज ए मेरा मानना ये है सर, जैसा बहुत सारे गलत लोग भी होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन बहुत सारे अच्छे और मेहनती लोग भी हैं। हम कुछ गलत की वजह से ना हमने मोस्टली देखा है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। सो आज मौका मेरे पे आया, आज बात मेरे पे आई है, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही कह सकता हूँ मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रस्ट करना चाहता हूँ, और मैं करता हूँ उन पर ट्रस्ट। मुझे यकीन है कि ये लोग मेरी दादासी ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो ऐसी कोई बात जो मैंने आपसे ना पूछी और आप करना चाह रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है सर, मुझे बस डीएच इंतज़ामिया से थोड़ा गिला है, बिल्कुल है, और बस वैसे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मुझे नज़र आती कि जो सारा कुछ तो मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी डिपार्टमेंट की इंटरनल मैटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं वो नहीं बताते, तो शायद उसमें भी कोई मसलहत होगी, ना बताना चाह रहे हो। बट मुझे जो कि बार बार कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट करें, एंड और मेन कंसर्न इज़ योर रिकवरी, सो आई एम ऑनर्ड, आई एम वेटिंग। ठीक है। आमिर साहब, जो आपके साथ हुआ, आपकी जो हाउस रॉबरी आपके साथ हुई, इस पे सीएम पंजाब जो है उन्होंने नोटिस लिया और पूछा कि इतना बड़ा लॉस हुआ है और कैसे हुआ ये। तो सुना है कि वो पूछ रही हैं कि क्या हुआ, कैसे, कब तक
इनके मुलजिम पकड़े जाएंगे, डेफिनेटली जब मुलजिम पकड़े जाएंगे तो रिकवरी भी होगी। आज आप ये बात कर रहे हैं, कल परसों फिर चंद रोज़ में ये बात जो है आहिस्ता आहिस्ता होता ही है, हमने देखा कि ये दबती जाती है। बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर साहिबा से कुछ कहना चाहते हैं, ये आपके सामने। मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से मेरी दरख्वास्त ये है कि वो माशाल्लाह पंजाब में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेके आ रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। उन्होंने पुलिस के अंदर भी बड़े अच्छे रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि कुछ दिन के बाद चीज़ों को भुला दिया जाता है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप आपके इस प्रोविंस के शहरी हैं, हमने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं, हमें हमारी रिकवरी जो है वो करवा के दी जाए, और यही हमारा मेन कंसर्न है, और उसके लिए हम आपके बड़े मशकूर रहेंगे जी। नाज़रीन, ये तो 2026 की सबसे बड़ी वारदात थी जिसमें लाहौर के एक घर से 19 करोड़ रुपए लूटे गए। अब हम आपको उसी रात की दूसरी वारदात का वाकया सुनाते हैं, जब पुलिस पहली वारदात के जाए वकुआ पर मौजूद थी और शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। इसी दौरान चंद ही फासले पर डकैत गैंग ने एक और घर को निशाना बनाया। इस वारदात में 53 लाख रुपए लूटे गए, और सब कुछ उस वक्त हुआ जब पुलिस अभी पहली वारदात की तफ्तीश में मसरूफ थी। ये हकीकत इस बात को जाहिर करती है कि किस तरह ये गैंग पुलिस को चकमा देकर एक ही रात में 2 बड़ी वारदातें करने में कामयाब हो गया। आइए सुनते हैं इस दूसरी वारदात के मुद्दई डिफेंस बी के रहायशी की जुबानी। साहब, जिस दिन आमिर साहब के घर पे 19 करोड़ की वारदात होती है, तो उसी दिन हुआ ये सारा मामला, आपके साथ भी डकैती की वारदात हुई, वही गैंग था, ज़रा थोड़ी तफसील बताइएगा। जी, ये 14 मार्च की सुबह 5:15 का वाक़या है। मैं अपने बेटे के साथ निकला हूँ सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। घर के गेट से जैसे ही बाहर निकले तो हमारे घर के राइट साइड पे एक वाइट रंग की सिविक थी जो स्टार्ट खड़ी हुई थी, और उसमें से 3 मुसल्लह अफराद जो हैं, एक बड़ी गन लेके और 2 के पास जो है वो 9mm पिस्टल थी, और 2 ने जो है वो निकाब सर्जिकल मास्क पहने हुए थे, और एक जो है वो बग़ैर उसके मास्क के थे। उन्होंने हमारे ऊपर फौरी जो है वो दौड़ते हुए जो है हमारी तरफ आए हैं, और हमें जो है उसी वक्त जो है यरगमाल बनाया, और घर के अंदर जो है हमें उसी वक्त ले गए हैं, और उन्होंने जो है अंदर जाके कार्रवाई की है, और हमारा जो है वो काफ़ी सामान जो है उन्होंने लिया है। और ये करते हुए जो है मेरे अंदर जो है ले जाके उन्होंने पहले मेरे हाथ बांधे हैं, और अंदर जाके जो है हमें काफ़ी थ्रेट किया है, और ये करते हुए जो है तकरीबन 5:20 पे वो हमारे घर से जो है निकल गए हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि नुकसान कितना हुआ आपका? हमारा तकरीबन जो है ये 12 तोले सोना, 3 लाख कैश, और कुछ 4 घड़ियाँ थी हमारी, जो जिस चीज़ का हमारा नुकसान हुआ। तो ये जेवर तकरीबन तलाई जेवरात कितनी मालियत के बनते हैं? ये तकरीबन जो है वो 5 मिलियन के तकरीबन तलाई ज़ेवरात बनते हैं हमारे। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये आपके पास आते हैं, और ज़ाहिर है आपके घर में क्लोज सर्किट फुटेज भी है और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो आपने जब 15 पे कॉल की तो कितनी देर पहले ये आमिर साहब जो जिनका 19 करोड़ का नुकसान हुआ, उनके घर में कितनी देर पहले वारदात करके आए, और आपके पास यहाँ पे कितनी देर इन्होंने लगाई? ये आमिर साहब के मुताबिक 4:47 पे उनके घर से निकल गए थे। ठीक है। उसके बाद जो है ये मेरे घर की गली के अंदर आए हैं, एज़ पर सीसीटीवी फुटेज सारे घरों की। ये पहले एक घर के अंदर इन्होंने दीवार फलांग के अंदर आए हैं,
और उसके अंदर जो है चूँकि वहाँ पे एक कुत्ता उन्होंने रखा हुआ था जिसने भौंकना शुरू कर दिया, तो ये फ़ौरन उसमें से बाहर निकले। अब बाहर निकलते साथ जो है अब ये गाड़ी के अंदर बैठने लगे हैं, जिसका इन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला है तो सामने से मैं और मेरा बेटा जो है हम चलते हुए आ रहे थे, और इन्होंने जैसे ही हमें देखा है तो फिर जो है ये हमारी तरफ फिर जो है वो रश किया इन्होंने। ठीक है, और कितना टाइम तकरीबन यहाँ पे आपके घर में वारदात करने में लगा इनको? ये तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर इन्होंने जो है वारदात की है। 5 मिनट में की। अच्छा, आपने सुना होगा कि एक जो डाकू मेन था जिसने सर्जिकल मास्क भी पहना हुआ था, वो पुलिस मुकाबले में, वही ना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। शनाख्त हुई आपने की उसकी? वही है? जी जी जी, वही है जो सर्जिकल मास्क में था, वही डाकू था। वही था डाकू। तो पुलिस का कैसा रहा रवैया? रिकवरी की कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? जी, पुलिस अभी लगी भी तो है। मुझे इंशाल्लाह, मैं पुरुमीद भी हूँ इंशाल्लाह फोर्सेस के ऊपर कि जिस तरीके से उन्होंने मामले को टेक ओवर किया और ये ज़ाज़े ख़ान को जो है इन्होंने मारा भी है, और उनका कहना ये है कि जल्द ही हम जो है बहुत नज़दीक इंशाल्लाह हम पहुँच चुके हैं, और जो है जल्द ही हम रिकवरी भी करा के देंगे इंशाल्लाह। तो आपसे राब्ते में है पुलिस? जी, पुलिस राब्ते में है, और साथ जो है वो इंशाल्लाह इस केस पे लगी हुई है, तो रिकवरी करा के देंगे इंशाल्लाह। आपके इल्म में है कि इससे पहले भी ये तकरीबन 2020 से लाहौर में और ख़ासकर DHA में या इर्द गिर्द के इलाकों में, पोस्ट जो एरिया है लाहौर के, वहाँ पे ये 2 गैंग सरगर्म हैं और 4 लोग ही आते हैं और डकैती करते हैं और चले जाते हैं। जी, कुछ सुना यहाँ पे पहले भी हो चुकी हैं वारदातें? आपके इल्म में आई बात? जी, इससे पहले जो है वो मियाँ एजाज साहब के यहाँ उन्होंने भी इस गैंग को आइडेंटिफाई किया। उनके साथ भी जो है वो 2 साल पहले इसी गैंग ने ही वारदात की थी, और इसी तरह जो है ये एक ही रात में जो है चेन ऑफ वारदातें ये करते चले जाते हैं, और इनका कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। तो मकसद ये है कि ये एक ही गैंग है जो नडर है, और कोई इनको किसी का डर नहीं है, और जो करता चला जाता है अपना काम। ठीक है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आया, पुलिस तो दावे करती है, लेकिन इतनी बड़ी गन्स और आतिशी असला गाड़ी में लेकर वो भी 4 अफराद घूम रहे हैं, जी, और लाहौर के ऐसे इलाके में पुलिस ने ना किसी नाके पे उनको चेक किया, ना रोका, ना पता किया। तो आप ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से बड़ी कंसर्न है, वो पुलिस अफसरान को पूछती भी हैं, आपके भी और आमिर साहब के भी जो डकैतियाँ हुई उस पर उन्होंने नोटिस लिया। CM साहिबा को कुछ कहना चाहेंगे? इधर आप कुछ मैसेज देना जी, चाहेंगे? मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से कि जो है हमारे जो है एक तो लाहौर के अंदर जो है सिक्योरिटी के जो है वो इंतज़ामात इतने होने चाहिए कि जो है कोई भी शहरी जो है वो आज सिक्योर फील नहीं करता। तो एक तो सिक्योरिटी के इस इंतज़ामात होने चाहिए। दूसरा ये कि जो है हमारे जितने भी लोगों का जो है नुकसान हो गया, जैसे आमिर साहब का, इससे पहले मियाँ एजाज साहब का, मेरा, तो ये सब की जो है वो रिकवरी जो है जल्द से जल्द करा के दी जाए। लाहौर पुलिस जाजे को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करके गैंग के खात्मे का ऐलान करती है, लेकिन हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद 2 गैंगों के लीडर, उनकी सरबराही में ये ग्रोह अपने मेंबरान को बदल बदल कर वारदातें करता रहा। साल 2024 में डिफेंस के इलाके में एक बड़ी वारदात हुई। डाकू असला के जोर पर लाखों रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और 100 तोला सोना लूट कर फरार हो गए। पंजाब भर की पुलिस ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग मिलकर भी इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना कर सके। यही वजह है कि हर वारदात के बाद नुकसान में रद्दोबदल किया जाता रहा, और असल सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है।
आइए सुनते हैं इस बारे में मुकदमे के मुद्दई की जुबानी। मियां साहब, आपके साथ 2024 में वारदात हुई और पुलिस कितनी कोशिश कर पाई, कोई रिकवरी हो गई? नहीं, इसमें तो कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई मुलज़म नहीं पकड़ा गया। तो ये उस वक्त जो थे ये इन्होंने पहले 3 घरों में ट्राई किया, तो वहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर ये चौथा हमारे घर में आए, यहाँ से इन्होंने एग्ज़िट लिया वहाँ से मोटरवे पे, और ये DG खां के से DI खां में एंटर हुए। ये इनका सेफ सिटी के कैमरों से और जो इनके जो NHA के कैमरे थे उनसे इन्होंने इनको ये ट्रेस कर लिया कि इनका रूट यही था कि ये यहाँ से निकले, मोटरवे पे गए और वहाँ फिर ये KPK पे एंटर हो गए। उसके बाद मेरा ख्याल ये था कि ये लोग दोबारा आएंगे और पकड़े जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने तकरीबन कोई 15-20 डकैतियाँ उसके बाद भी की हैं। 4 दफ़ा उसके बाद भी ये लोग आए हैं। ठीक है। और एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि इनकी गाड़ी जो एक होंडा सिविक पे ही 8888 पे आए थे, और ये सेफ सिटी ने इसको आइडेंटिफाई भी कर दिया था और पुलिस को इतला भी दे दी थी। इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे फेज़ 4 में डकैती की और वहाँ से ये बचकर निकल गए। ठीक है। मियां साहब, आपने जिस तरह बताया कि गाड़ियों के नंबर भी सेफ सिटी को दे दिए, इतला भी मिल गई, फिर एक इतला हमें ये भी है कि बाबू साबू के इलाके में शायद इन्होंने मुजामत भी की और वहाँ से भी, क्या खौफ इतना ज़्यादा पुलिस को रहा, क्यों गिरफ्तार ना होने की वजह क्या है? मैं इसकी ये वजह बताता हूँ कि ये लोग काफ़ी डेस्परेट हैं और काफ़ी ट्रेंड हैं। अच्छा। और जो आम हमारी पुलिस है, वो जो आम मतलब पुलिस जो है वो मतलब पुलिस थानों की पुलिस ये वो इनको फेस नहीं कर रही। अच्छा। 1-2 दफ़ा इनका आमना सामना भी हुआ। जैसे मेरी दफ़ा जब ये डकैती हुई थी तो ये S ब्लॉक में आए थे, तो S ब्लॉक वालों वो अंदर एंटर नहीं हो सके। उन्होंने अंदर से कैमरों से देख के ना 15 को इतला दी। ठीक है। उसके बाद 15 के बाद पुलिस की गाड़ी आई और पुलिस की गाड़ी जब पहुंची तो ये लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। अच्छा, पुलिस पहुंच चुकी थी? पुलिस पहुंची है और वो उस वक्त गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकले हैं। ठीक है। ये मुझे खुद एक पुलिस वाले ने खुद बताया, जो वो 15 के कॉल पे जिसने वहाँ जो मौके पे पहुंचा था। ठीक है। लेकिन वो इतनी तेजी से निकले और ये इन लोगों ने इनको फॉलो नहीं किया। ठीक है। और तो वो उसके बाद ये हमारे घर में डकैती इनको हुई। पता था कि ये ज़ादा खान है? ये 2020 से तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि लाहौर में ये लोग जो हैं ये डकैतियाँ कर रहे थे। डिफेंस में मुझे 1-2 दफ़ा खुद 1-2 मेरे अजीज़ों के घर में भी इन्होंने ट्राई किया था। ये 2020 की बात है, ये फेज़ 5 में। ठीक है। तो ये CIA वाले लोग इनके पीछे कैमरों के पीछे लगे रहे हैं, लेकिन ये इतना इनका क्विक एक्शन होता है, ये 20-25 मिनट में एक्शन करते हैं। 22 मिनट में आखिरी बात। मेरे घर में भी ये तकरीबन 20 मिनट में इन्होंने एक्शन किया सारा, 20-25 मिनट में। ठीक है। ये जो इस घर में मैंने सुना है उन्होंने भी 20 मिनट 22 मिनट का बताया। उसके बाद ये निकल जाते हैं। ठीक है। अच्छा मियां साहब, आप ये बताइएगा कि आपके घर 2024 में हुई, फिर उसके अलावा बहुत सारी वारदातें हैं। 2020 में चले जाएं तो कितनी वारदातें हैं, और एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि इतने बड़े बड़े हम दावे करते हैं, हुकूमतें भी और पुलिस डिपार्टमेंट भी, अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है या KPK से ताल्लुक़ रखता है, गैंग एक आता है 4 लोगों का, लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, लोगों ख़वातीन के जेवर लूट के चले जाते हैं और 2 महीने बाद फिर आते हैं। फिर हम क्या कर रही है हुकूमत और पुलिस? वो तो लगता है इसी प्लेजर ट्रिप पे आते हैं। अब देखें नहीं, हमारे पास सेफ सिटी भी मौजूद है, हमारे पास लाहौर की पुलिस कितनी नफरी है, मेरे 1 लाख के करीब, 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख की नफरी है। और ये लोग जो हैं ये इंफॉर्मेशन होने के बावजूद ये निकल जाते हैं। तो मैं मतलब आई हैव सीरियस डाउट अबाउट देयर एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस। तो जो हमने बनाई हैं CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, उससे पहले OCU और उससे पहले CIA, सब नाकाम हो गए इस गैंग के आगे। ये तो आप देख लेंगे। ये तो मैं ये कह रहा हूँ, ये लाहौर में तकरीबन मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, लाहौर में कम से कम ये 30 वारदातें लाहौर में ये लोग कर चुके हैं, करोड़ों की, जो अरबों रुपया। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि इनके जो गैंग हैं, वो जो अफराद हैं गैंग के, ये करते क्या हैं? मतलब कैसे पैसा शिफ्ट करते हैं? जैसे ये अब लास्ट जो इन्होंने डकैती की 19 करोड़ रुपए की, उसमें ज़्यादा जेवर था, डायमंड था, तो ये ज़ाहिर है कोई कैरी तो नहीं करते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि कैसे ये क्योंकि आपने इस पर बहुत वर्क किया है कि शायद आपकी लूटी हुई रकम भी वापस मिल जाए, जो अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है,
और इस मेन मरकज़ी मुलज़म के मरने के बाद तो 19 करोड़ वालों की भी मेरा ख्याल है शायद रिकवरी ना हो सके, क्योंकि मेन मुलज़म ही मारा गया। तो बताएं कि क्या इनका तरीक़ाकार क्या था? देखिए, ये जब पंजाब से निकल जाते हैं KPK में, हमारी पुलिस जो है ये इफेक्टिवली इनको फॉलो ही नहीं करती। वो KPK में क्राइम करते ही नहीं है। इनकी हिस्ट्री KPK में ये डकैतीज़ की या मर्डर की या कोई भी नहीं है। ना ही ये कार लिफ्टिंग करते हैं। ये कार लिफ्टिंग पहले करते थे, ये इस्लामाबाद में करते थे 2016 में शायद। ये स्टार्ट ये कर रहे हैं 2016 से, 2012 से, बल्कि 2012 से। ठीक है, ये ज़्यादा का जो मैंने सारी इसकी हिस्ट्री वैसे मैं देखता रहा हूँ, मैंने काफ़ी इसको फॉलो किया अपने केस की। ये 2012 से कार लिफ्टिंग करते रहे। फिर इसके बाद ये डकैतीज़ इन्होंने फिर शुरू की इस्लामाबाद से। फिर उसके बाद ये 2020 में लाहौर में आना शुरू हुए। ठीक है। उसके बाद लाहौर में इन्होंने 30 वारदातें, लाहौर के अलावा इन्होंने, मैंने जब उस वक्त इनको थोड़ा फॉलो कर रहा था, इन्होंने फैसलाबाद में भी की, इन्होंने गुजरांवाले में भी की, इन्होंने सरगोदा में भी वारदातें की। तो ये काफ़ी जगह पे वारदात करते हैं और ये जस्ट वैनिश KPK। उसके बाद हमारी पुलिस जो है ना KPK में ऑपरेट कर ही नहीं सक पा रही, यही वजह। तो इसकी वजह से KPK में जो है ये लोग वहाँ पे जाके गुम हो जाते हैं। और पंजाब पुलिस की जो ज़्यादा जो इफेक्टिवनेस है वो पंजाब की हद तक है। पंजाब के अंदर ये, लेकिन बात यह कि इफेक्टिवनेस कैसी है कि यहाँ से ये निकल जाते हैं। नाजरीन, 2 डकैत गैंग्स ने लाहौर का अमन तबाह करके रख दिया। ना 6 बरस पहले और ना ही 6 बरस के दौरान पुलिस के किसी भी विंग ने इस खतरनाक, चालाक और हर काम में महारत रखने वाले गैर मुल्की डकैत गैंग को गिरफ्तार करने की संजीदा कोशिश की। सेफ सिटी के कैमरे, पुलिस के नाके और ऑपरेशन विंग सब कुछ मौजूद होने के बावजूद ये गैंग बार बार वारदातें करता रहा और शहरियों को अरबों रुपए से महरूम करता रहा। अदादो शुमार ये बताते हैं कि सिर्फ गुज़श्ता 6 बरसों में लाहौर के पोश इलाकों में 20 से ज़ायद हाउस रॉबरी की वारदातें हुई, जिनमें शहरियों को अरबों रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और सोना लूटकर डाकू फरार हो गए। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि सेफ सिटी के निज़ाम और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ऐसे गैंग को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि एक बड़ी इंक्वायरी का तकाजा है जो हुकूमत और पुलिस हुकाम को करनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ निशानदेही करना है, लेकिन कानूनी पहलू ये है कि मुतासरा शहरियों की लूटी हुई रकम को वापस दिलाना कानून की नज़र में कितना ज़रूरी है। आइए सुनते हैं इस बारे में माहिर कानून एडवोकेट की जुबानी। देखिए जी, जुर्म जो भी हो वो किसी न किसी अंजाम तक लाजमी पहुंचता है। और जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही है कि जुर्म अंजाम, तो इसका प्रोसेस है। प्रोसेस के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि इसका लीगल प्रोसेस कैसे होता है कि रिकवर अमाउंट की, अगर जो रिकवर सामान है वो किस तरह जो एक्चुअल जो लूटे गए हैं उन तक पहुँचे। तो इसमें पाकिस्तान पीनल कोड के मुतल्लिका सेक्शन के तहत FIR दर्ज होती है और इसका प्रोसेस होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो 1898 से हमारे इस खित्ते में लागू है और वो अभी भी उसी तरह चल रहा है। और उसमें गाए बगाए हमारी गवर्नमेंट्स उसमें तरमीम करती रहती है, फेडरल लॉ है। तो इसके सेक्शन 155 से 173 तक ये तमाम प्रोसीजर लिखा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में। उसके तहत ये है कि जब एक FIR दर्ज होती है तो पुलिस फिर उसको इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर देती है। अब इन्वेस्टिगेशन विंग जो उनसे है वो जब मुलज़म पकड़े गए या मारे गए या रूपोश हो गए, लापता हो गए या वो इश्तिहारी हो गए जैसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं, तो जब भी वो पकड़े जाते हैं वो फिर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है वो जो चीज़ उससे रिकवर होती है या जहाँ पर उन्होंने वो सोना है, गोल्ड है, जो अशिया है, मोबाइल है वो बेचे हैं, तो वो फिर रिकवर होते हैं। रिकवर होकर जब वो पुलिस के माल खाने में जमा होते हैं, अब माल खाना जो उनसे है ना वो अदालत की इजाज़त से जो एक्चुअल मालिक होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है।
तो इस वाले जो हीनियस अभी वाक़े हुए हैं रमज़ान मुबारक के महीने में, इतने हीनियस ऑफेंस है ये दो आप जो जिक्र कर रहे हैं। तो अब इसमें एक मेन मुलज़म तो मारा गया है, जो वो जिस भी कैफियत में हम उस पर जो भी बात कहें, मगर उससे जो माल था उसका अब इन्वेस्टिगेशन विंग का ये प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन विंग जो उससे ऐसे रिकवर करेगा, उसने कहाँ बेचा था, कहाँ था, उसके मुहर्रिकात, ये कड़ियाँ मिलती हैं। तो जब ये मिलेंगे तो फिर थ्रू कोर्ट इसकी रिकवरी जो है ना एक्चुअल साइलिन के तक पहुँचती है। ये जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर बिल्कुल ये इलीगल मौक़िफ़ है। माजरत के साथ कोर्ट ऑफ लॉ ने जज़ा सज़ा करनी है, पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है मुलज़म को गिरफ़्तार करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस टू द कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ। उनकी ये ज़िम्मेदारी जज़ा सज़ा कोर्ट ने करनी होती है। अगर वो मुहर्रिकात ऐसे बन जाएँ जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में ये जो मर जाते हैं या मारे जाते हैं, इसके ऊपर दोहरी आरा है। ये साल 2 साल के बाद आप देखेंगे इसके ऊपर क्या बातें होंगी। सीसीडी को कहीं इख्तियार नहीं दिया हुआ कि वो खुद सज़ा दें। उनका काम है मुलज़मों को पकड़कर मुतल्लिका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास या कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना है। इस दौरान वो मुलज़मान अगर कोई ऐसा आगे से इक़दाम उठाते हैं, वो पुलिस के ऊपर या सीसीडी के ऊपर ही फायरिंग करते हैं, तो फिर वो अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस पे मार देते हैं। ये इसके लीगल जस्टिफिकेशन है। और अगर आप इसे उर्फ़े आम में हम कहना शुरू कर दें कि जी ये वो पुलिस मुकाबले में जानबूझ के मैं, ये इलीगल है, ये कोई हमारा लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता। और इसमें वही बात आ जाती है कि जो रिकवरी करनी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं करनी है, इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं करनी है। तो सीसीडी का एक रोल जो उनसा है, इसके ऊपर अब सीनियर लॉयर्स भी और लीगल हमारे हल्के में बातें हो रही हैं। तो ये थोड़े वक्त के बाद इसके ऊपर और चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। जो आप वाक़या वकूआ रिपोर्ट करते हैं उसका नाम है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके ऊपर ऑफेंस लगते हैं। आप बताते हैं कि जी मेरे साथ ये घर में घुसे और ये देखें जी उन्होंने घर की तलाशी ली और ये मेरी चीज़ें लेकर चले गए। ये जो आपने मौक़िफ़ बताया है इसके ऊपर ऑफेंस लगने, इसके ऊपर ऑफेंस उस कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वो चीज़ें सामने आती हैं कि वो एक शख्स और भी चीज़ों में मुलव्वस था, उसके ऊपर और भी केसेस थे, तो वो फिर उसके साथ साथ उसे कोई चीज़ें जो रिकवर होती हैं वो इलीगल उसके पास से असला निकल आता है। ये अब दफात बाद में लगेगी। इसे कहते हैं इजाद किया जाना। इसमें वो ऑफेंसेस को इजाद कर सकता है इन्वेस्टिगेशन विंग। और किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आप केस की तफ्तीश मुकम्मल होकर अदालत में चली गई और अदालत के दौरान अदालत ने देखा कि इसमें और भी चीज़ें इसकी सामने आ रही हैं, तो फिर सेक्शन 221 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसके मुताबिक भी किसी स्टेज के ऊपर भी कोर्ट भी अमेंड कर सकती है। मगर ये है कि जब आप एविडेंस देनी है, जो आपके गवाहान हैं उन्होंने आके जो बात कोर्ट के सामने पेश करनी है, तो उसके मुताबिक लगते हैं। अगर देखिए इन्वेस्टिगेशन विंग अब बेशुमार केसेस में रिकवरी होती है, मिलती हैं। हमारे साथ एक ज़ाती केस हुआ मेरी फुप्पो के साथ, उन्होंने वो इसी तरह गन पॉइंट पे छीन ली चीज़, कई साल पहले की बात है, मगर वो 2 साल बाद वो पकड़े गए। और CIA इचरा विंग, मैं आज भी उनकी कई सालों बाद ये तारीफ़ करता हूँ कि हमें कॉल आई कि जी ये इस तरह आपकी ये चीज़ थी, मोबाइल था, ये आपके नाम पे रजिस्टर होने का। जी हाँ, हम गए तो उन्होंने वो मोबाइल भी और 63,000 के कितना उनका पर्स में था वो भी 2-2.5 साल बाद। अच्छे लोग भी हैं, CI है, पुलिस है, मगर नेगेटिव पहलू हमारे माशरे में हाईलाइट हो जाता है। जो मुस्बत बेशुमार काम कर रहे होते हैं वो नहीं। इसको दूसरे जाविये से देखें, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर 25 मुकदमे की तफ्तीश कर रहा है। अब कानूनी तरीक़ाकार है, उसने मौके पर जाना है, उधर से उसने सारे शफायत इकट्ठे करने हैं, लोगों से पूछना, लोग गवाही देने नहीं आगे आते। फिर वो जो डिजिटल एविडेंस मौजूद होती है, CCTV, वो ले लेते हैं। अब उनके ऊपर बर्डन भी तो है। इसके साथ साथ वक्त के साथ इन्वेस्टिगेशन विंग को अपडेट करने की ज़रूरत है, ऑफिसर बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसमें जो स्पीडी जस्टिस के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, पाकिस्तान पिनल कोड में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। दिस इज़ द फेडरल लॉ। और फिर हमने 4 सूबों के अपने लहदा भी अब, या 5 सूबों के हमारे लहदा भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं लॉज में। तो इस हवाले से फोकस करने की ज़रूरत है। अगर महकमे से आपने रिज़ल्ट लेना है तो उन्हें उसी के मुताबिक रिसोर्स देना भी ज़रूरी है। इसमें ये फौरी तौर के ऊपर अपने IO जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाएँ और इनके पास जो सोना था, गोल्ड था जो उनका गया, उसकी रसीदात दिखाएँ। और फिर ये देखें कि इसके हवाले से वो IO साहब को कहें कि ये जो शख्स मारा गया है, इसके दोस्त अहबाब जो उनसे थे, इसने जो चीज़ें इसके अजीज़ो कारम में होंगी ना, उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, कुछ ना कुछ सामने आएगी। उसने वो चीज़ लेकर कहीं ना कहीं तो बेची होगी या रखी होगी। फिर उसके भी 3 या 4 जो उनसे रूपोश हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है, उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश की जाए।
तो अब इसमें ये कह सकते हैं कि इन मुद्दईयान के लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है, मगर मायूसी नहीं है, नाउमीदी नहीं है। अगर वो पकड़े गए तो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, जिस भी जगह पे उन्होंने बेची होगी जी सुना। और आपको ये भी बताते चले कि जो चोरी का माल ख़रीदता है जानते बूझते उसके ऊपर भी पर्चा होता है, 381 है। तो इसलिए अगर सुनार गोल्ड स्मिथ ये चीज़ें ख़रीद लेते हैं, सोना वगैरह, और उन्हें पता है ये चोरी का है, तो उन्हें उनसे भी रिकवर होता है, उनके ऊपर भी FIR होती है। ये जो 392 पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है डैकेटी का, इसमें 4 से 5 लोग या मिल के ये करते हैं वारदात, तो उसे 3 साल से 10 साल तक कैद हो सकती है। और अल्लाह ना करो उस दौरान ये कोई फायरिंग कर दे, डेथ हो जाए, तो उसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, मगर 3 साल से कम किसी सूरत सज़ा नहीं होती। और अप टू 10 ईयर सज़ा इसमें जा सकती है, और साथ जुर्माना भी होता है, फ़ाइन अमाउंट भी इन्हें पे करनी पड़ती है कि जनाब अगर ये कुछ मामला हुए हैं तो उसमें जुर्माना भी और रिकवरी साथ लगा है। नाजरीन, इन वारदातों से साफ जाहिर होता है कि इक़्तिदार के शहर लाहौर में पुलिस के दावे खोखले दिखाई देते हैं। ये हकीकत हमने तस्लीम की और करते हैं कि अगर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का खौफ मुल्ज़मान के दिलो दिमाग पर ना हो तो लाहौर में डकैती की वारदातें ना रुक सकेंगी और ना ही मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में कमी आ सकेगी। पुलिस का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन सवाल यह है कि क्या डिफेंस ए में होने वाली 19 करोड़ रुपए की वारदात और डिफेंस बी में होने वाली 53 लाख रुपए की वारदात के मुतासरा खानदान को उनकी लूटी हुई रकम वापस मिल सकेगी? क्या वो लोग जिनके घरों में डाकू घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाते रहे कभी सुकून का सांस ले सकेंगे? क्या इन खानदानों की मेहनत की कमाई, उनके ख्वाब, उनका मुस्तकबिल वापस आ सकेगा? पुलिस ये दावा करती है कि मरकजी मुलजिम मुकाबले में हलाक हो गया। हकीकत ये है कि गैंग के 2 लीडर अब भी मौजूद हैं और उनके साथ 8 के करीब अफराद वारदातों में मामनत कर रहे हैं। ये सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकेगी? क्या मुद्दई मुकदमात जिनमें आमिर सईद और मलिक एजाज जैसे मुतासरा शहरी शामिल हैं अपनी लूटी हुई रकम वापस पा सकेंगे? ये लम्हा गुस्से का है, ये लम्हा दुख का है और ये लम्हा सवाल करने का है। क्या लाहौर में कानून की गिरफ्त इतनी कमजोर है कि 6 बरसों तक 2 खतरनाक गैंग पुलिस को चकमा देते रहे? क्या सेफ सिटी के कैमरे और पुलिस के नाके सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या अरबों रुपए लूटने वाले मुल्ज़मान को कभी कानून के कटहरे में लाया जा सकेगा? नाज़रीन, ये था आज का जुर्म अंजाम। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस और हुकूमत इन सवालात के जवाब, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और मुतासरा शहरियों को इंसाफ दिलाने की सूरत में देंगे, वरना तारीख ये लिखेगी कि लाहौर में कानून कमज़ोर था और आवाम डाकुओं के रहमो करम पर। जुर्म का अंजाम हमेशा सज़ा होना चाहिए, अगर सज़ा ना हो तो जुर्म बढ़ता है और इंसाफ मर जाता है। इसी कर्ब, इसी दुख, इसी उम्मीद के साथ नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।